आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो मॉडर्न हिस्ट्री का जो सेकंड लेक्चर है वो आज अपलोड आज हम देखेंगे। ये पेड कोर्स में जाएगा और हो सकेगा तो मैं इसको YouTube पे भी अपलोड करूंगा। इसके बाद मैं YouTube पे एक भी मॉडर्न हिस्ट्री का अपलोड नहीं करूंगा। ओके, सो आज हम बात करेंगे पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स इन मॉडर्न इंडिया अप टू 1857। हमने इससे पहले इंट्रोडक्टरी लेक्चर में क्या देखा था कि हम मॉडर्न हिस्ट्री को समझेंगे। 6 पॉइंट्स मैंने आपको बताए थे। तो अब हम मॉडर्न हिस्ट्री को समझने वाले हैं। हम चैप्टर बाय चैप्टर चलेंगे, लाइन बाय लाइन चलेंगे और चैप्टर के एंड में मैं एक सवाल डिस्कस करूंगा, एक सवाल आपको दूंगा और वो सवाल जो है इसके एंड में नहीं, अगले चैप्टर के एंड में, वो हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो अप्रोच ये होने वाली है। मॉडर्न हिस्ट्री का वेटेज सबसे ज्यादा है, तो आपको बहुत तगड़े तरीके से मॉडर्न हिस्ट्री को पढ़ के जाना है। ओके, मेरे रिसोर्सेस की बात करें तो बिपिन चंद्रा, स्पेक्ट्रम, बाकी एनसीईआरटीज तो मैंने करवाई हुई हैं और बाकी मेरे जो खुद के नोट्स हैं उसको मैं रेफर कर रहा हूं। आपको बहुत ज्यादा रिसोर्सेज नहीं पढ़ने। अगर आपको कोई किताब पढ़नी है तो मेरे ख्याल में बस एक ही पढ़िए, राजीव वहीर, दैट्स इट। ठीक है, ज्यादा इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है। बाकी मैं ये डिफरेंट सोर्सेज तो आपके सामने लेके आ ही रहा हूं। तो हम बात करने वाले हैं पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स इन मॉडर्न इंडिया 1857 तक। समझिए, ब्रिटिशर आए, यूरोपियंस आए, अराइवल ऑफ यूरोपियंस, भारत में उन्होंने अपनी सत्ता काबिज की, फिर उन्होंने एक्सपैंड किया। तो ये कैसे हुआ, इसका बैकग्राउंड हम इस लेक्चर में जानेंगे। वॉर्स की बात करें, लड़ाई झगड़ा भी करवाएंगे भाई। इस कहानी में प्यार भी है, बिल्कुल प्यार भी है, रोमांस भी है, लड़ाई भी है, धोखेबाजी भी है, सब कुछ है, पर वो हम अगले लेक्चर में जानेंगे। कार्नेटिक वॉर्स, बैटल ऑफ प्लेसी, बैटल ऑफ बक्सर, वो सब हम अगले उसमें देखेंगे। ओके, तो सबसे पहले तो जो यूरोपियंस यहां पे आए, कमिंग ऑफ यूरोपियंस, देखिए ऐसा था ना कि यूरोप से ट्रेड हम आज से नहीं, बहुत पहले से करते थे। यूरोप का जो ट्रेड है वो आज से नहीं, वो बहुत पुराना है। हम एंशिएंट इंडिया, जो अगर हम बात करें कि लोथाल का जो पूरा का पूरा पोर्ट, फिर गुजरात में बहुत सारे पोर्ट, वहां सब इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता था। यहां की सील्स वहां मिली हैं, वहां के आर्टिफैक्ट्स यहां मिले हैं। तो इससे साफ जाहिर होता है कि हमारा ट्रेड यूरोपियन से कितना बेहतरीन था। लेकिन जब इस्लाम का उदय हुआ, ठीक है, और स्पेशली जब ऑटोमन एम्पायर, कुस्तुनतुनिया ऑटोमन एम्पायर आया, तो जो रास्ता था, रास्ते से ट्रेड होता था ना, सेंट्रल एशिया होते हुए आप यूरोप निकल गए, उस पे इनका कब्जा हो गया। तो 1413 के बाद से 1453 सॉरी 1553 के बाद से ट्रेड बड़ा मुश्किल हो गया यूरोप के लिए। तो इनके पास 2 रास्ते थे। एक तो वही रोड से जाए, ठीक है, लेकिन रोड से ये जाएंगे कैसे? यूरोप रोड से कैसे? डायरेक्ट ट्रेड नहीं होता था, याद रखिए, ये डायरेक्ट ट्रेड नहीं, इनडायरेक्ट ट्रेड, कि भाई किसी को पकड़ लिया, मिडिलमैन उस समय भी होते थे, और वो पूरा सामान लेके गया, कुछ पैसे उसने रखे और बाकी उसने दे दिया यूरोप को। ऐसे ट्रेड होता था। लेकिन जब ऑटोमन्स का उदय हुआ तो इन रास्तों पे इनका कब्जा हो गया। अब जाना सेफ नहीं था। कोई जाता था, ट्रेड करता था, उसको मार पीट के खत्म कर देते थे, सामान लूट लेते थे। तो इनके पास एक ये रास्ता था, ये खत्म। दूसरा रास्ता समुद्री रास्ता था। समुद्री रास्ता रेड सी होते हुए, ठीक है, पर्शिया होते हुए। लेकिन भाई ये भी तो ऑटोमन्स के ही कंट्रोल में था ना, तो इस रास्ते से, ये भी नोन रास्ता था, इससे भी ये नहीं जा सकते थे, यहां से भी इनका काम तमाम हो गया। तो अब एक नया रास्ता ढूंढने की जद्दोजहद चली, और नया रास्ता ढूंढने की जो कोशिश थी वो की पुर्तगालियों ने। आप समझिए कि भारत में मसाले कमाल के थे, टेक्सटाइल कमाल का था। भारत के कपड़े जो है वो वहां की महारानी पहनती थी। मसाले, स्पेशली ब्लैक पेपर, जिसको ब्लैक गोल्ड भी बोला जाता था। इसको ब्लैक गोल्ड, काला सोना इसलिए बोला जाता था क्योंकि ये इतना ज्यादा कीमती था। आप समझिए कि यहां से यूरोपियंस मसाले लेके जाते थे, 10 रुपए का लेके जाते थे, 1000 रुपए में बेचते थे ये। इसीलिए दिमाग ही खराब हो गया भाई। अरे बाप रे, इतना ज्यादा प्रॉफिट, अभी तुरंत आते हैं, मसालों को लेके जाएंगे शिप पे भर भर के वापस यूरोप। तो हुआ क्या कि ये, एक तो इसको खाना इससे बड़ा स्वादिष्ट होता है। दूसरी इसकी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज, आपको पता है ना कि वर्ल्ड वॉर 2 में ब्लैक पेपर एक मेडिसिनल हर्ब की तरह उसने काम किया है। काढ़ा बना के पी लिया
तो समझिए कि लोग ठीक हो गए। तो ये दो चीजें ब्लैक पेपर करता था। भारत के मसाले कमाल थे। अब देखिए, आपको पता है कि यूरोप ट्रॉपिक से थोड़ा सा ऊपर आता है, तो वहां पे ठंडी बहुत ज्यादा पड़ती है, ठंड जबरदस्त पड़ती है। उसके लिए इनको गर्म कपड़ों की जरूरत है, उसके लिए इनको मसालों की जरूरत है। तो मसाला आएगा कहां? यही भारत से। खाने में मस्त गर्म वाला खाना खाएंगे तो शरीर के अंदर गर्मी रहेगी, तो इसीलिए मसालों की मांग बहुत ज्यादा थी। अब मसाले आपको भारत में मिलेंगे, फिर साउथ ईस्ट एशिया, साउथ ईस्ट एशिया, तभी आप देखेंगे पूरा का पूरा साउथ ईस्ट एशिया जो है ना, वो ब्रिटिशर के कब्जे में आ गया था। भाई इंडोनेशिया में भारत से भी उच्च क्वालिटी के मसाले मिलते थे, ठीक है, एमडीएच मसाले। तो ये ऐसा था। तो भाई पुर्तगालियों का अब ट्रेड बंद, यूरोप का ट्रेड बंद। तो आप समझिए, ये जो पुर्तगाली थे, इनको पता था कि भाई अब हमको नया रास्ता ढूंढना है। तो वो नया रास्ता मिलेगा कहां? वो नया रास्ता मिलेगा समुद्र के माध्यम से। मीडियम जो है वो सी। तो अब यहां पे सी ट्रेड शुरू होगा। तो दो देश जो थे, एक पहला था पुर्तगाल और दूसरा था स्पेन। ये स्पेन और पुर्तगाल, इनमें वैसे भी काफी टसल रहती थी, मैं बड़ा कि मैं बड़ा। तो स्पेन ने, हम ये देखते हैं कि सबसे पहला कोशिश की कि भाई एक्सपेडिशन चालू करो। इन्होंने क्रिस्टोफर कोलंबस को भेजा, लेकिन क्रिस्टोफर कोलंबस पहुंच गए अमेरिका। देखिए काफी ज्यादा हुआ था ये, आप समझिए कि 15th सेंचुरी में 1453 के बाद से काफी कोशिशें हुई कि किसी तरीके से भारत को ढूंढा जाए नए समुद्री रास्ते से। एक दो बार कोशिश हुई, लेकिन ऐसा ज्योग्राफी ऐसी थी ना, क्योंकि देखिए आपको अफ्रीका जाना था, उस समय मैप कुछ नहीं था, तो वो कंपास जो होता है ना कि कुतुबनुमा, उस समय उसको बोला जाता था, वो कंपास था, वो डायरेक्शन बताता था। लेकिन वही है ना कि भाई जमीन थी नहीं, चलते चले जा रहे हैं, ट्रेड विंड्स का सहारा देते हुए चले जा रहे हैं, हवा किस दिशा में जा रही है, क्योंकि हवा जो है समुद्र से जमीन की तरफ बहती है ना। मैंने कई बार ज्योग्राफी में मैंने पढ़ाया है ना कि लैंड टू सी, सी टू लैंड, तो जिधर हवा की दिशा है भाई जमीन उधर होगी। लेकिन कई बार मिलता था, कई बार शिप ही खत्म हो जाते थे, तो लोग डरने लगे। क्रिस्टोफर कोलंबस को भेजा, उनको जाना भारत, तो वो उल्टी दिशा में चले गए, वो चले गए अमेरिका। अमेरिका में उन्होंने अमेरिका को खोज लिया और अमेरिका पहुंच के बोले, जमीन दिखे कि यही भारत है। लेकिन उन्होंने बोला भारत तो भाई बहुत अमीर है, यहां तो कोई दिख ही नहीं रहा है, यहां तो सब हमको ट्राइब्स दिख रही हैं। लेकिन वो ट्राइब्स जो थी वो भारत के लोगों के मुकाबले ना थोड़ी ज्यादा गोरी थी, तो उनको रेड इंडियंस बोला जाने लगा कि यही इंडिया है, रेड इंडियंस। तो एक समझिए कि भारत उस समय का अमेरिका का था और भारत ही केंद्र था। 1/3 ऑफ जीडीपी जो है वो भारत कंट्रोल करता था, समझे। तो सबसे पहले स्पेन, फिर पुर्तगालियों ने, भाई पुर्तगाली जो राजा थे उन्होंने बोला कि भाई ऐसा है, अब वक्त आ गया है कि हम भी अपना एक्सपेडिशन भेजे। तो इन्होंने वास्को डगामा को भेजा 1498 में। वास्को डगामा जो है वो साउथ के कैलिकट पोर्ट पे आए, ठीक है, साउथ में आए। अब वहां पे जो राजा था उसका नाम था ज़ैमोरिन। ये मैंने वैसे बैटल ऑफ कैलिकट, बैटल ऑफ द्यू सब कवर की हुई है, बैटल ऑफ कोचीन, ठीक है। तो अब ज़ैमोरिन जो है, ज़ैमोरिन ने इनका बहुत भव्य स्वागत किया कि मुंबई से आया मेरा दोस्त, दोस्त को सलाम करो, गले लगे, खूब अच्छा लगा। पुर्तगाली जो थे ना, जो यूरोपियंस बड़े चालाक थे, ये कहीं पे भी जाते थे खूब सारे तोहफे लेके जाते थे, इतने तोहफे लेके जाते थे कि अगला इंसान खुश हो जाए। आपके कोई घर आया है, खूब गिफ्ट्स लेके आए हैं ना, आप बड़े खुश हो जाओगे। तो ज़ैमोरिन को लगा वाह क्या बात है। तो भाई अभी तो खाली भारत को ढूंढने की जद्दोजहद थी। वास्को डगामा पहले अफ्रीका गए, वास्को डगामा की बायोग्राफी मैंने रिव्यू की है, उतना ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे क्योंकि दोस्तों ये यूपीएससी ओरिएंटेड है, हमको सब चीजें नहीं देखनी, हमको वही चीजें देखनी है जो जरूरी है और जो एग्जाम में आएगी, पॉइंट टू पॉइंट देखना है। अगर आपको बहुत ज्यादा इस पे नॉलेज चाहिए तो मैंने क्रिस्टोफर कोलंबस, वास्को डगामा, बैटल ऑफ कैलिकट, ड्यू, इन सब पे लेक्चर्स लिए हैं, 10-15 लेक्चर्स हैं, सब यूट्यूब में फ्री में अवेलेबल है, आप देख सकते हैं। तो भाई यहाँ पे वास्को डगामा जो है वो 1498 में कैलिकट आए, ज़ैमोरिन आए, बहुत भव्य स्वागत। अच्छा उस समय जो थे ना, उस समय साउथ में काफी अरेबिक ट्रेडर्स भी थे। अरब का भारत में काफी ज्यादा दबदबा था। इस्लाम के उदय होने के बाद हमारा जो ट्रेड था वो अरब मुल्कों से काफी ज्यादा था। तो अरेबिक ट्रेडर जो थे, पर्शियन ट्रेडर्स यहां पे रहते थे, बहुत सारे मुस्लिम ट्रेडर्स थे, लेकिन यूरोप का आना इनके लिए बहुत बड़ा खतरा बन गया, ठीक है। और ये अब अरेबिक ट्रेडर्स जो हैं ये भी प्रोटेस्ट करेंगे कि हम इतने समय से यहां पे ट्रेड कर रहे हैं और तुम एक यूरोपियन को यहां पे लाके हमारा बिजनेस छीनना चाहते हो, ईना चौलबे। अभी बताएंगे क्या होगा। तो सबसे पहले सी रूट जो है वो वास्को डगामा ने जो है वो
खोज निकाला, कैलिकट 1498। तो टाइटल, ये टाइटल था, जैमोरिन एक टाइटल, जो कैलिकट का कोई भी राजा था ना तो टाइटल था। अब उस समय जैमोरिन बड़ा ताकतवर था, बहुत ज्यादा ताकतवर था। तो आप समझिए कि ये साउथ का जो रीजन है, ये आज तो ये कोचीन है पूरा का पूरा, मतलब केरल है। यहां पे बगल में एक और स्टेट था जिसका नाम था कुन्नूर। ये कैलिकट और कुन्नूर एक दूसरे से लड़ते रहते थे। तब वास्को दा गामा को लगा कि भाई इन दोनों को ही साथ में लड़वा दो, हम क्यों बेकार में अपनी एनर्जी वेस्ट करें। और यूरोपियंस इसी का ही फायदा उठाते थे। कोई भी यूरोपियन देश जो था, अगर भारतीय राजा कमजोर है तो दोनों को साथ में लड़वा दो, खेल खत्म। तो ये चीज हुई। अब इसके बाद हम ये देखते हैं कि वास्को दा गामा फिर 1502 में आया। तो एक तरीके से पुर्तगालियों ने ये जो समुद्र का रास्ता है वो खोज लिया, ठीक है। हालांकि एक 1487 में बार्थोलोमेव डियाज, ये एक और इंसान थे जिन्होंने केप ऑफ गुड होप खोज के निकाला था। वही भारत के लिए, भारत को ढूंढना चाहते थे केप ऑफ गुड होप। वो साउथ अफ्रीका है ना, अफ्रीका, ठीक है। तो अफ्रीका में बिल्कुल यहां पे केप ऑफ गुड होप पड़ता है, ठीक है। तो ये केप ऑफ गुड होप जो है वो इन्होंने निकाला था, लेकिन ये आगे नहीं जा पाए थे। आगे मौसम इतना खराब हो गया कि इनको वापस लौटना पड़ा। और फाइनली वास्को दा गामा ने भारत को खोज के, मतलब समुद्री रास्ता खोज के निकाला कि भाई यही चीज है। तो अब हम ये देखते हैं कि ये जैमोरिन के पास आए, खूब तोहफे लेके आए। अब आप समझिए कि भाई जैमोरिन के पास आए, जो जैमोरिन ने इनको खूब सारे हम ये देखते हैं कि खूब मतलब इनको ग्रांट्स दिए कि आप बताओ क्या मांगते हो, क्या मांगते हो, जो तुम मांगोगे अपन देगा। उन्होंने बोला बस हमको मसाले चाहिए। अरे मसालों की बाढ़ आ गई है, तुम सब ले जाओ उठा के। मसाले ले गए। वास्को दा गामा जब पुर्तगाल गया, जो मसाला वो जितने में लेके आया था ना, उससे 100 गुना ज्यादा में उसने बेचा। वास्को दा गामा और पुर्तगाली हक्के बक्के और सारे यूरोपियंस को भी बेचा। बोला कि भाई एक इंसान ने, एक शिप ने इतना ज्यादा हमको प्रॉफिट दिया है तो हम ढेर सारे शिप भेजते हैं। तो अब अगली बार 13 शिप लेके अल्बुकर्क आए। अल्बुकर्क जो कि सेकंड वाइसरॉय बनेंगे पुर्तगाल के, अल्बुकर्क आए। वो 13 शिप लेके आए, ठीक है। लेकिन अब चीजें थोड़ी सी बदलने वाली थी। चीजें बदलने ये वाली थी कि यहां पे एक तो अरेबिक ट्रेडर्स जो थे उनका दिमाग खराब होने लगा। मैं याद रखिएगा, मैं अराइवल ऑफ पुर्तगालियों का अराइवल बता रहा हूं। उनका एक तो दिमाग खराब होने लगा। दूसरी चीज, वहां पे प्रोटेस्ट, लोकल प्रोटेस्ट होने लगे कि भाई ये आ रहे हैं और हमारे मार्केट को बिगाड़ेंगे, हम ये तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो दोस्तों इसीलिए 1502 में, मतलब मैं डेट भूल गया, ठीक है, बैटल ऑफ कोचीन लड़ी जाती है 1502 में कि 1503 में, आप भूल लीजिएगा, देख लीजिएगा। बैटल ऑफ कोचीन में हम ये देखते हैं कि जो पुर्तगाली होते हैं वो जैमोरिन को हरा देते हैं। पुर्तगाली नंबर्स में इतने ज्यादा नहीं थे, लेकिन उनके वेपन बहुत एडवांस थे। गन पाउडर चाइना में बना, पुर्तगाली यूज करते थे। तो वेपन्स की बात करें, देखिए याद रखिए कि जब जिसकी नेवी बड़ी तगड़ी होगी वो जीतेगा। पुर्तगालियों की नेवी बहुत जबरदस्त थी क्योंकि शिप से ट्रेड होगा। ऐसे ही ब्रिटिशर की भी नेवी बहुत ही शानदार थी, है ना। ब्रिटिश की नेवी इतनी ज्यादा ताकतवर थी कि अपनी नेवी के बल पे उन्होंने सारे साम्राज्य बनाए हैं, सारे देशों को अपने कब्जे में लिया है। तो आप ये समझिए। तो फिर वही है कि इसके बाद बैटल ऑफ कोचीन हुई और बैटल ऑफ कोचीन को हरा दिया। और पुर्तगालियों ने, हम ये देखते हैं कि अपनी फैक्ट्री जो है, पहली फैक्ट्री यही कैलिकट में ही स्टैब्लिश की, ठीक है। ये चीज है। लेकिन अगेन वही फैक्ट्री जब इन्होंने बनाई, पहले तो जैमोरिन ने इसको बोल दिया कि ठीक है बना लो, लेकिन बाद में जैमोरिन के प्रेशर के कारण पुर्तगालियों ने खाली कर दी। फिर पुर्तगाली खूब सारे शिप्स लेके आया था। तब तक जैमोरिन समझ गया था कि दाल में कुछ काला है। दोनों में युद्ध हुआ और अल्टीमेटली पुर्तगाली जीत गए। फ्रांसीसी अल्मीडा जो है, फ्रांसीसी अल्मीडा, ये पहले वाइसरॉय बने पुर्तगाल के। जो भारत में पुर्तगाल आया, कोचीन इनके कब्जे में, तो ये पहले वाइसरॉय बने। कुछ ही वक्त बाद इन्होंने पोर्ट पे हमला किया। जो पोर्ट्स थे ना, क्योंकि सारा ट्रेड वहीं से ही होता था, इनको भारत नहीं चाहिए था, इन्होंने सीधा पोर्ट पे हमला किया। तो अब कोचीन इनके पास, कुछ ही वक्त बाद इन्होंने द्वीप पे हमला कर दिया। तो 1509 के करीब बैटल ऑफ द्वीप लड़ी गई, बैटल ऑफ द्वीप। अब देखिए 1509 में एक और चेंज होता है, अल्बुकर्क, जो कि एक बार पहले भी आ चुका था, ठीक है, एक बार पहले भी अल्बुकर्क आ चुका था यहां पे खूब सारे शिप्स लेके। उसको सेकंड वाइसरॉय बनाया गया, उसको सेकंड वाइसरॉय बनाया गया। तो 1509 आते आते कोचीन इनके पास, द्वीप इनके पास। 1510 में एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट होता है, गोवा इनके पास आ गया। 1510 में इन्होंने गोवा जीत लिया। अब भाई देखिए पुर्तगाली जो है ना, इन्होंने राजाओं को हराया, ठीक है,
इन्होंने दीव पे कब्जा किया, इन्होंने कोचीन पे कब्जा किया। तो अब होने ये लगा कि ये जो पुर्तगाली थे ये काफी, इनकी जो टेक्निक थी ना वो काफी मतलब अब अपने हिसाब से ही चलने लगे। इन्होंने काफिला सिस्टम, करताज सिस्टम, मतलब इसमें यह था कि अब अगर कोई भी शिप आए, कोई भी शिप अगर आएगा ट्रेड करेगा तो पहले उसको करताज, कार्टाज, CARTAZ और एक काफिला है ना, ये दोनों पासेस थे। आपको ये टैक्स देना पड़ेगा इसके तहत। अगर आप हमको टैक्स नहीं दोगे, और वैसे भी गन पाउडर और ये जो ब्लैक पेपर था वो वैसे भी मसाले आप नहीं ले जा सकते, वो प्रतिबंधित था, लेकिन अगर आप हमको पैसे नहीं दोगे तो हमसे युद्ध के लिए तैयार रहो, हमको युद्ध करना पड़ेगा, मतलब आपको युद्ध करना पड़ेगा। तो पुर्तगालियों ने इतना ज्यादा, भाई ये पूरा जो इंडियन ओशन है ना उसका नाम तक चेंज करने की बारी आ गई थी कि अब तो हम नाम चेंज करेंगे। देखिए जब दीव की बैटल हुई, मतलब जब गुजरात कि जब ये सब कुछ हो रहा था गुजरात के लिए, तो गुजरात में आप समझिए, दीव में, पूरी गुजरात तो नहीं कह सकते लेकिन दीव में आप ये समझिए कि बहुत लोग गुस्सा गए थे। इसमें जो यहां का मेन रूलर था, प्लस मिस्र, इजिप्ट, प्लस पर्शिया, ये तीनों की फौजें आई, क्योंकि यही दोनों का, ये जो पर्शिया और जो इजिप्ट था ना, ये इनका बड़ा इंटरेस्ट था। पूरा गुजरात से ही तो मैंने बताया था ना कि बंगाल और गुजरात ये दो बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरा मसाला जो है और पूरा टेक्सटाइल जो है वो पहले बंगाल में आता था, फिर पूरा रास्ते होते हुए गुजरात से फिर पूरा वो यूरोप और सेंट्रल एशिया जाता था। तो उनको पता था कि अगर पुर्तगालियों ने गुजरात पे, दीव पे और ये जो बाकी पोर्ट्स है इस पे कब्जा कर लिया तो हमारे लिए बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगी। और अगर हमारे लिए मुसीबत हुई तो, लेकिन दोस्तों पुर्तगालियों ने इन तीनों की सेनाओं को हरा दिया। गुजरात सल्तनत की सेना को भी हराया, यहां पे पुर्तगालियों को भी, मिस्र को भी हराया और पर्शियन को भी, तीनों को हरा दिया। और अल्टीमेटली दीव भी इनके कब्जे में आ गया। बैटल ऑफ दीव जो लड़ी गई, फिर इनके पास गोवा आ गया। अब जब गोवा इनके पास आया तो इन्होंने अपने ऑफिसर्स से बोला कि जो भारतीय औरतें हैं तुम उनके साथ शादी करो, ठीक है, तुम उनके साथ शादी करो। फिर मिशनरीज वहां पे स्टैब्लिश की। तो गोवा बड़ा खूबसूरत था। तो गोवा जब आने लगा इनके पास, बाद में इन्होंने गोवा को अपनी कैपिटल बना दिया था। तो जब गोवा इनके पास आया तो पुर्तगाली और ज्यादा खुश कि मैक्सिमम पोर्ट्स, जो फायदे वाले पोर्ट्स है वो तो हमारे पास आ गए, ठीक है। तो कोचीन जो था वो अर्ली पुर्तगाली कैपिटल था, लेकिन बाद में गोवा को बना दिया। तो फ्रांसिस्को डी अल्मीडा ये गवर्नर थे और अगले थे अल्फांसो डी एल्बुकर्क। इसकी कहानी मैं आपको बता चुका हूं। गोवा में उस समय आदिल शाही, बीजापुर, यूसुफ आदिल शाह, बीजापुर सल्तनत थी। और 1509 में हम ये देखते हैं कि इन्होंने पुर्तगाली को कैपिटल बना दिया। 1510 में गोवा इन्होंने कैप्चर कर लिया, ठीक है। अब इन्होंने ये इंकरेज किया कि आप इंडियन वुमेन्स के साथ शादी करें। देखिए उस समय सोशल इविल्स थे, ठीक, सती होती थी कि भाई अगर पति मर गया तो आपको सती हो जाना था। तो ये चीजें, कुछ अच्छी चीजें भी थी कि पुर्तगालियों ने, ऐसा नहीं है। पुर्तगाली जो थे उन्होंने भाई बहुत सारे हॉस्पिटल्स बनाए, ऑर्फनेज बनाए। उन्होंने अपने लोगों से बोला कि जाओ तुम इंडियन वुमेन्स के साथ शादी करो, ठीक है। तो ये सब हुआ ताकि भाई हम यहां पे ऐसे ही नहीं रह सकते, हमको कल्चरली और सोशली भी मिलना होगा इन लोगों से, तभी ये लोग हमारी इज्जत करेंगे। लेकिन भाई ऑटो डा फे, ये इंक्विजिशंस की, अगर क्रिश्चियनिटी के नाम पे आपको पता ही है ना कि पूरे, मतलब अगर धर्म के खिलाफ कोई गया तो लोगों को मारा जाता था, जिंदा जला दिया जाता था। तो ये भी पुर्तगालियों ने किया। तो कुछ चीजें तो बहुत अच्छी की, ठीक है, लेकिन कुछ चीजें बड़ी खतरनाक की। अगला, पुर्तगालियों ने अपनी पावर को कंसोलिडेट करना शुरू कर दिया, गोवा को अपनी कैपिटल बनाया और हर जगह एक चीज समझ लीजिए कि पुर्तगालियों का काफी राज होने लगा। मुगल्स उस समय, ये अकबर हैं यहां पे, समझ लीजिए ना, 1605 तक तो ठीक है, नहीं हाँ ठीक है, नहीं अभी तो सॉरी अभी तो अकबर नहीं है। अकबर तो अभी मतलब अकबर की क्या बात करूं मैं, मतलब अभी तो मुगल्स 1526 में आए थे। ये मुगल से पहले की बात हो रही है, ठीक है, जब लोदी सल्तनत थी, ठीक है। तो आप ये समझिए कि 1510 आते आते इनके पास अच्छे खासे एरियाज हो गए थे और इन्होंने फिर फैक्ट्रीज बनानी शुरू की। इन्होंने भारत, जो बुलियन का कंसेप्ट था ना, उसको उल्टा करना शुरू किया। बुलियंस का कंसेप्ट क्या था? बुलियंस का कंसेप्ट ये था, देखिए यूरोपियंस का, देखिए जो भारत से पैसा, वो प्रोडक्ट जाते थे, बहुत सारे प्रोडक्ट जाते थे, टेक्सटाइल जाता था भारत, गोल्ड सिल्वर जाता था, तो वो यूरोप में जाता था। अब उस समय कोई प्रॉपर करेंसी नहीं थी, तो वहां से गोल्ड सिल्वर आता था, बुलियंस, गोल्ड सिल्वर आता था। समझ रहे हो कि जैसे ये इंडिया है और ये यूरोप है, ठीक है,
तो अब भारत जो है वो कपड़े बेच रहा है और यहां से आ रहा है गोल्ड एंड सिल्वर। तो गोल्ड एंड सिल्वर की बहुत ज्यादा महत्व है ना, भारत अमीर होता गया, लगातार अमीर होता गया। इसी चक्री को उल्टा करना था। यूरोप चाहता था कि अब भारत हमको पैसा दे और हम भारत को अपना सामान बेचे, और यह बाद में हो भी गया। अगला पॉइंट आप देखिए, इंपॉर्टेंट गवर्नर ये नीनो डा क्यूना थे 1529 से लेकर 1538 तक। इन्होंने दीव बेसिन फ्रॉम बहादुर शाह उस समय गुजरात के रूलर थे। अच्छा, ये वो समय था जब हुमायूं और शेर शाह की बहुत ज्यादा टसल चल रही थी और गुजरात हमेशा से आजादी रहा है। अकबर ने गुजरात को कंकर किया ना 1572 में। अकबर इतना खुश हो गया था जब उसने गुजरात को जीता, क्योंकि उसको पता था कि अगर हमको ट्रेड करना है बाहर तो गुजरात हमको चाहिए। गुजरात और बंगाल ये दोनों ही अलग रहे हैं। मेडाइवल हिस्ट्री में हमने पढ़ा था ना अच्छे से, गुजरात सल्तनत, बंगाल सल्तनत, भाई भूलना नहीं बिल्कुल। तो गुजरात जब अकबर ने जीता था ना तो उसने बुलंद दरवाजा बनवाया था खुशी में, ठीक है, फतेहपुर सीकरी में। तो आप ये समझिए कि इस समय हुमायूं की बैंड बजी हुई है, क्योंकि 1530 में बाबर गया, हुमायूं आया, और हुमायूं को इतने सारे चैलेंजेस, एक तो उसके भाइयों से कामरान मिर्जा, हिंडल मिर्जा, उसके बाद इधर शेर शाह सूरी। तो मुगल बहुत ज्यादा कमजोर हैं और इसका फायदा उठाया पुर्तगालियों ने। तो पुर्तगाली जो थे इन्होंने सबसे पहले तो गोवा को अपनी कैपिटल बना दिया, और अगले जो इंपॉर्टेंट गवर्नर थे वो थे अल्फांसो डी सूजा। अब इसमें सेंट फ्रांसिस जेवियर भी इसी समय भारत आए थे, और गोवा, दीव और दमन इनके पास था। 1961 तक इनके पास रहा, और बाद में मतलब देखिए, समझिए कि जब ये लोग गोवा पे रूल करते थे, ठीक है, जो भी एरियाज इनके पास थे, सबसे पहले तो पुर्तगाली, अभी बाकी यूरोपियंस नहीं आए, सबसे पहले पुर्तगाली आए। तो जब ये लोग रूल करते थे ना, तो ये लोग उसको ऐसा सब बोलते थे कि ये हमारी ही प्रॉपर्टी है। पुर्तगाली सबसे पहले आए तो सबसे आखिरी में गए थे। भारत जब आजाद हुआ था ना तो बाकी फ्रांस से चला गया, ब्रिटिशर तो सबसे पहले गए, लेकिन पुर्तगाली बोलते थे गोवा हमारा ही पार्ट है। तब जाके 1961 में इंडियन आर्मी ने ऑपरेशन विजय कंडक्ट किया। सुबह इंडियन आर्मी गई, शाम को गोवा हमारा हो गया। ओके, तो ये चीज है। फिर उसके बाद इन्होंने फैक्ट्रीज, चिटगांव हो गया, सतगांव बंगाल में, ये सब इन्होंने स्टैब्लिश की। हुगली में इन्होंने स्टैब्लिश की। अकबर ने इनको परमिशन दे दी। अकबर को वैसे बहुत कोशिश की थी एक बार कन्वर्ट करने की क्रिश्चियनिटी में, बहुत कोशिश की थी, लेकिन ये नाकामयाब रहे थे। तो पुर्तगाली के पास काफी आर्म्ड वेसल्स थे, इंडियन, अरेबियन शिप कैरिंग कमोडिटीज व्हिच वर नॉट गिवन पासेस। करताज जो पासेस थे ना बाय द पुर्तगीज ऑफिसर वर कन्फिस्केटेड बाय देम। करताज 1502 में पहली बार इशू हुए थे। ये एक तरीके का पास होता था कि आप, होता है ना कि अगर आप कहीं ट्रेड कर रहे हो तो आपको एक तरीके का पास दिया जाएगा, आपको कुछ पैसे देने होते हैं और उसके बाद आप जितना चाहे ट्रेड कर सकते हैं। तो ये सब, ये जो करताज और काफिला, ये जो अगर शिप को पास होना है तो काफिला, अगर आपको कोई कमोडिटी ले जा रहे हो तो करताज, तो ये अगर पैसे आपने पुर्तगालियों को नहीं दिए तो पुर्तगाली आपको फिर युद्ध करते थे। ये एक तरीके से घमंड में आ गए थे कि भाई देखो, हमने तो इन एरियाज पे कब्जा किया, ये हमारी अथॉरिटीज को कौन ही कुछ कर सकता है। लेकिन अब ये गलत साबित हो गया जब ब्रिटिशर्स आएंगे। तो 1500 से 1580 तक तो सब सही रहा, ठीक है, 80 साल तक तो इन्होंने बहुत बढ़िया रूल चलाया, बहुत बढ़िया। लेकिन उसके बाद जब ब्रिटिशर्स आए, ब्रिटिशर्स की जब एंट्री हुई, तब पुर्तगाली बुरी तरीके से भगा के मारा। 80 साल बाद 1580 में क्या हुआ, स्पेन ने पुर्तगाल को कंट्रोल करना शुरू कर दिया। अब जब स्पेन ने पुर्तगालियों को कंट्रोल करना शुरू कर दिया, क्योंकि स्पेन और पुर्तगालियों में बहुत ज्यादा टसल रहती थी, जो तब पुर्तगाली स्पेन के अंडर आया, तब यहां पे दिक्कतें बहुत ज्यादा शुरू हो गई। उसके बाद फिर काफी ज्यादा करप्शन था, जैसे फ्रांसीसी अल्मीडा, एल्बुकर्क, नीनो डा क्यूना, ये सब कमाल के गवर्नर्स थे भाई, कमाल के वाइसरॉय थे। इनको पता था कि कंट्रोल कैसे किया जाता है। लेकिन एक बार जब एम्पायर एस्टैब्लिश हो गया, खूब ज्यादा पैसा इनको मिला, खूब पैसा इन्होंने कमाया, तो पैसा भ्रष्ट कर देता है। तो जो आने वाले वाइसरॉय थे ना, वो इतने ज्यादा भ्रष्ट थे, इतना ज्यादा इन्होंने पैसा खाया कि सब बर्बाद कर दिया, तो कोई सक्सेसर मिला ही नहीं, समझे। तो अब ये कहानी बदलेगी जब ब्रिटिशर्स आएंगे, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। देखिए, ब्रिटिशर्स जो थे 1600 में, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी तो वैसे आपको बता दूं कि 1688 में बनी। बहुत लंबा चौड़ा नाम था 1600 में, क्योंकि जब इन्होंने देखा कि पुर्तगाली इतना पैसा कमा रहे हैं यार, इतना प्रॉफिट हो रहा है, ये कल के लौंडे भारत से सामान लेके आ रहे हैं और हम ही को बेच रहे हैं, हम ही को बेवकूफ बना रहे हैं, क्या हम पागल हैं? तो इन्होंने बोला कि अब हम अपनी कंपनी बनाएंगे।
लेकिन दोस्तों यहां पे मर्चेंट्स थे, ठीक है, मर्चेंट्स, यहां पे कुछ बिजनेसमैन साथ में आए और एक बहुत लंबा चौड़ा नाम दिया। ईस्ट इंडिया कंपनी तो बाद में आया है नाम, बहुत लंबा चौड़ा। यहां पे जो महारानी थी लंदन की, उनसे परमिशन मांगी और बोला कि हम एक काम करते हैं, हम एक बढ़िया सी प्राइवेट कंपनी बनाते हैं। पहले 217 मेंबर्स थे, ठीक है ना, 217 मेंबर्स, हम एक बढ़िया मस्त सी कंपनी बनाते हैं जो कि आपको बिजनेस लाके देगी और थोड़ा सा पैसा वो ले लेगी, बाकी सारा माल हमारा। तो भाई मान गई वो, लेकिन बड़ा लंबा चौड़ा पहले नाम था, मैं नाम भी भूल गया, लंदन एसोसिएशन कुछ करके, इंडिया कंपनी, ठीक है, बहुत लंबा चौड़ा नाम था। और ऐसी 2-3 कंपनी बन गई थी। लेकिन बाद में जब 1688 में इंग्लैंड में क्रांति आई, अभी तक ना इंग्लैंड की आप पहले बात समझिए, इंग्लैंड में भी मोनार्की है, लेकिन 1688 में इंग्लैंड में रेवोल्यूशन आ गया, है ना, इंग्लैंड में रेवोल्यूशन आ गया। अब इसकी रूट्स 1648 में जो सिविल वॉर हुआ था इंग्लिश का, जब ओलिवर क्रॉमवेल ने सबको हरा दिया था, वहां से जाता है। फिलहाल आप इतना मत समझिए, आप बस इतना समझिए कि 1688 में मोनार्की को हटा दिया गया, ग्लोरियस रेवोल्यूशन या ब्लडलेस रेवोल्यूशन जिसको बोलते हैं। अब मोनार्की हट के इंग्लैंड में सब कुछ कंट्रोल करने लगी पार्लियामेंट। इंग्लैंड में पहली पार्लियामेंट बनी थी, तो इंग्लैंड में हर कोई, एवरीवन वाज विद द पार्लियामेंट, की जो पार्लियामेंट, जो संसद कानून बनाएगी। अब महाराजा खाली नाम का होगा, महाराजा महारानी, जो रियल पावर है ना वो पार्लियामेंट के पास होगी। ऐसा क्यों हुआ? प्रोटेस्टेंट वर्सेस कैथोलिक्स, है ना, कैथोलिक्स का हद से ज्यादा हस्तक्षेप बढ़ गया था। इंग्लैंड एक प्रोटेस्टेंट नेशन था, ठीक है, इंग्लैंड में आप जाके रह सकते थे, प्रोटेस्टेंटिज्म जो है वो आप फॉलो कर सकते थे, वहां पे कोई रोक टोक नहीं थी। तो संसद आई इंग्लैंड में, यहां से फिर एक्ट पारित किया गया, चार्टर एक्ट जिसको बोला गया, रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए गए, तो सारी कंपनीज को मर्ज करके ईस्ट इंडिया कंपनी बनाया गया। समझ रहे हो? तो आप समझिए कि फिलहाल अभी हम इसको 1600 में ये बनी, नाम बहुत अलग था, लेकिन हम इसको ईस्ट इंडिया कंपनी बोलेंगे फॉर द सिंप्लिसिटी। तो अब हम ये देखते हैं कि ब्रिटिशर ने 1600 में, 1600 में ब्रिटेन ने, वही है कि भाई अब भारत से ट्रेड करना, याद रखिएगा, सिर्फ ट्रेड करना है, भारत को हमको जीतना नहीं है, भारत को हमको खत्म नहीं करना है, हमको सिर्फ बिजनेस करना है। एक प्राइवेट कंपनी बनाओ जो कि, और इसी समय दोस्तों स्टॉक एक्सचेंज भी शुरू हो गया था। स्टॉक एक्सचेंज आपको पता है ना कि जैसे आप तो आज तो आप शेयर मार्केट में जाके किसी के भी शेयर खरीद सकते हैं, लेकिन उस समय ऐसा था, खूब सारे शिप हुआ करते थे, तो शिप पे पैसा लगाते थे कि 100 रुपए मैंने इसमें लगाया, एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूं, 200 रुपए मैंने इसमें लगाया, और अगर वो शिप खूब सारा प्रॉफिट लेके आते थे तो 200 का 800 हो जाता था, 1600 भी हो सकता था, नहीं आते थे तो आपका पैसा गया। तो इस तरीके से उस समय शेयर मार्केट जो था वो खुला। एनीवे, तो यहां पे ऑब्जेक्टिव क्या था कि हमको भारत के साथ ट्रेड करना है। तो ब्रिटिश इंडिया को जॉन कंपनी भी बोला जाता है, जॉन स्टॉक कंपनी। एक और चीज हुई थी दोस्तों इससे पहले कि जॉन मिल्डन करके एक आदमी था, है ना, उसने क्या किया था, मतलब ऐसे 1567 के अराउंड वो भारत आया और उसने पुर्तगालियों को हरा दिया, ऐसे ही हरा दिया। तो आप यहां से ये स्पार्क शुरू हुआ था कि जब ये इंसान ऐसा कर सकता है तो हम लोग ऐसा क्यों नहीं कर सकते। ब्रिटिशर एक ईस्ट इंडिया कंपनी बनाए, एक ऐसी कंपनी, एक ऐसा कॉर्पोरेशन बनाए जिससे हम ट्रेड कर सके, जो कि ट्रेडिंग कंपनी। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट रहा। तो अब कंपनी तो बन गई, 217 मेंबर्स, लेकिन इसमें 26 बोर्ड मेंबर्स बनाए गए। कंपनी का एक बोर्ड होता है ना, तो इसमें 26 इंपॉर्टेंट बोर्ड मेंबर्स बनाए गए। तो पूरा वेल ऑयल्ड मशीनरी जो है, जैसे कंपनी काम करती है वैसे ब्रिटिश की ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो काम करने लगी। अब ध्यान दीजिएगा, पुर्तगाली अपना रूल कर रहे हैं, लेकिन 1580 तक तो सब ठीक था। 1580 के बाद पुर्तगालियों का रूल इतना अच्छा नहीं रहा। तो अब 31 दिसंबर 1600 में ब्रिटेन में इनकी स्थापना हुई। अब तब तक अकबर थे। अब हम ये देखते हैं कि 1605 में अकबर का देहांत, अकबर के बेटे जहांगीर ने सत्ता संभाली। तो जहांगीर आए। अब ब्रिटिशर ने अपना पहला शिप भेजा, हेक्टर। ये करोड़पति में सवाल भी पूछा गया था। हेक्टर पे बैठ के आए कैप्टन विलियम हॉकिंस आए 1609 में। गड्डी आंधी है, छलांगा मार दी, ठीक है, शिप लेके आए। तो जहांगीर के पास आए, भैया लोकल लैंग्वेज में कमाल। जहांगीर के पास आए, लोकल लैंग्वेज में बात करनी, पर्शियन में बात करनी शुरू कर दी। ब्रदर कैसे हो, ऐसे।
खूब गले ले लगाया, खूब बढ़िया बढ़िया गिफ्ट लेके आए। जहांगीर तो वैसे ही लट्टू किस्म के इंसान थे, लट्टू हो गए। जहांगीर ने बोला अरे बाप रे क्या गजब इंसान है यार, ये तो हमारी लैंग्वेज बोल रहा है, तो आज से तुम्हारा नाम योगी आदित्यनाथ नहीं थे वो, वैसे इंग्लिश खान। तो इंग्लिश खान का इन्होंने टाइटल दे दिया। इंग्लिश खान का टाइटल यहां पे इनको मिल गया कि यहां पे विलियम हॉकिंस को। तो विलियम हॉकिंस बहुत ज्यादा खुश और जहांगीर भी बहुत ज्यादा खुश। तो आप ये समझिए कि यहां पे आए विलियम हॉकिंस और उनका जो ऑब्जेक्टिव था वो क्लियर था। एक और चीज आपको बता दूं कि पुर्तगाली जो हैं, एक और चीज बता दो, पुर्तगाली जो हैं वो भारत पे कमजोर नहीं हुए थे, ठीक है। वो थोड़ा सा ये था कि कंट्रोल उनके पास से चला गया था, लेकिन पुर्तगाली किसी को भी एंट्री देंगे नहीं। तो ब्रिटिशर जो है ना वो पहले इंडोनेशिया गए। इंडोनेशिया को पहले ईस्ट इंडीज बोला जाता था। ब्रिटिशर डायरेक्ट भारत नहीं आए, क्योंकि याद है ना जॉन मिल्टन ने पुर्तगालियों को हरा दिया था। पुर्तगाली वेट कर रहे थे कि तुम आओ बेटा, तुमको भगा के मारेंगे। तो सबसे पहले ये लोग गए इंडोनेशिया, वहां से फिर ये भारत आए। वहां से इन्होंने 3-4 साल वेट किया। 1601 में इंडोनेशिया पहुंचे, 3-4 साल वेट किया, अपनी पकड़ बनाई और उसके बाद ये भारत आए। बहुत 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 ब्रिटिशर का तेज दिमाग था। फिर उसके बाद जब ये आए तो इन्होंने फिर हाथ पैर जोड़े, बोले कि अरे साहब हम तो गरीब आदमी हैं, हमको एक छोटा सा फैक्ट्री दे दो, हमको तो ट्रेड करना है। जहांगीर बोले बिल्कुल दे देंगे, बस गिफ्ट आते रहने चाहिए। बोला अरे गिफ्ट की आप चिंता ना करो, हम है ना गिफ्ट देंगे, पेटी पैक बॉटल, आप परेशान मत हो। तो जहांगीर शुरू, बोला वाह पेटी पैक बॉटल में तो हर कोई गिर जाए। तो उसके बाद इंग्लिश वर अलाउड टू सेट अप अ परमानेंट फैक्ट्री। फैक्ट्री इन्होंने यहां पे बनाई सूरत में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा कि जो इंग्लैंड ने पहली फैक्ट्री बनाई वो सूरत में बनाई 1613। मुगल एम्परर ने, जहांगीर ने बोला कि हां ठीक है जाओ फैक्ट्री बनाओ, कोई इशू नहीं है। अब उसके बाद मासुलीपट्टनम में भी 1611 में फैक्ट्री ऑलरेडी थी। देखिए यहां पे हुआ क्या, जो पुर्तगाली हैं, जब ये 1609 में विलियम हॉकिंस आए तो आपको क्या लगता है पुर्तगाली बैठे रहेंगे? मैंने अभी आपको बताया था कि पुर्तगाली वेट कर रहे थे कि आओ 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 मारेंगे तुमको, दौड़ा के मारेंगे। तो जब ब्रिटिशर आए तो उनको पता था कि भाई मैं आऊंगा तो युद्ध तो होना ही है। अच्छा, ब्रिटिशर सीधे गए दरबार में, सीधे मुगल से उन्होंने परमिशन ली। मुगलों ने, जहांगीर ने बोल दिया ठीक है परमिशन ग्रांटेड, तथास्तु। यहां पे पुर्तगाली जो थे वो बोलने लगे वाह वाह मोदी जी वाह, मतलब वाह जहांगीर वाह, क्या सीन है, आप हमको कुछ नहीं दे रहे हो और आपने ब्रिटिशर को इतना बड़ा, आपने पूरी फैक्ट्री ही स्टैब्लिश करने को दे दी, हमारे पेट पे, गरीब पे पेट पे लात, ये कहां का इंसाफ है? तो यहां पे हुआ क्या, पुर्तगालियों ने बोला अभी बताते हैं। बैटल ऑफ स्वेली लड़ी गए, सबसे इंपॉर्टेंट 1611 में बैटल ऑफ स्वेली लड़ी गई। ये नेवल शिप्स थी, जो नेवीज थी ना ब्रिटिश की और पुर्तगाली की, आपस में भिड़ गई। सुपड़ा साफ कर दिया पुर्तगालियों का, सुपड़ा साफ कर दिया। यहां से ब्रिटिश का रास्ता साफ और पुर्तगाली डर गए कि भाई इनसे पंगा नहीं लेंगे, बहुत खतरनाक लोग हैं, समझ रहे हो। तो उसके बाद इंग्लैंड ने, मतलब ब्रिटिश ने एक के बाद एक फैक्ट्रीज स्टैब्लिश करना शुरू की। सूरत हो गया, मासुलीपट्टनम हो गया। अब उस समय जो प्रॉफिट अर्न था थ्रू ट्रेड, किंग जेम्स वन ऑफ इंग्लैंड सेंट हिज एम्बेसडर थॉमस रो। तो भाई कैप्टन हॉकिंस आए, गए वापस, फिर थॉमस रो आए। 1615 में थॉमस रो आए प्रॉफिट को और ज्यादा बढ़ाने के लिए, और वही है कि भाई कंपनी के बिहाफ पे हमको परमिशन दो कि हम और ज्यादा फैक्ट्रीज खोले। जहांगीर ने बोला परमिशन ग्रांटेड भाई, बिल्कुल तथास्तु, कोई दिक्कत नहीं है। फोर्ट विलियम बहुत ही खूबसूरत बना है कलकत्ता में, आपको बता देता हूं। अब उसके बाद इन्होंने क्या किया, यहां पे तो बंगाल में इन्होंने अच्छी खासी पकड़ बना ली। धीमे धीमे क्या हुआ ना कि इन्होंने पुर्तगालियों को, जहां पे पुर्तगालियों की फैक्ट्रीज थी वहां पे इन्होंने खत्म करना शुरू कर दिया, ठीक है। इन्होंने बंगाल पे पकड़ बनानी शुरू कर दी। बंगाल में भाई इन्होंने हम ये देखते हैं कि हुगली में पुर्तगालियों की फैक्ट्री थी। हुगली से पुर्तगालियों को भगा मारा, बहुत मारा। पुर्तगालियों की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा बढ़ने लगी। क्यों? एक तो ब्रिटिशर आ गए, ब्रिटिशर को मुगल का साथ, उसके बाद फिर मराठा, फिर उसके बाद आपके मुगल्स तो थे ही, देन उसके बाद मतलब
दिक्कत काफी ज्यादा रही है, ठीक है, पुर्तगालियों के लिए, मतलब उन्होंने अपना कंट्रोल जो है वो खोने लगे। तो अब हुगली में फिर से भगा के मारा पुर्तगालियों को। भाई पुर्तगाली डर गए, बहुत ज्यादा डर गए कि यार ये ब्रिटिशर के साथ कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, वरना तो हमारा सुपड़ा साफ हो जाएगा, ये खत्म कर देंगे। अच्छा एक चीज और बता दूंगी, इसी दौरान 1616 में डैनिश ईस्ट इंडिया कंपनी, डेनमार्क आ गया था भारत में। 1605 में डच ईस्ट इंडिया कंपनी, नेदरलैंड आ गया था। तो कंपटीशन अब बढ़ गया था। अब पुर्तगालियों को लगा कि भैया अब हमारा खेल खत्म होने वाला है, हमको इंग्लैंड के साथ हाथ मिलाना पड़ेगा, वरना तो हम गए काम से। डर के मारे इन्होंने पूरा का पूरा बॉम्बे इन्होंने बेच दिया। अभी हम वो बात करते हैं। तो आप ये हाँ ये देखिए, ठीक है। तो यहां पे पहले तो हुगली इन्होंने लिया 1640 के आसपास। फिर उसके बाद इन्होंने बोला कि साउथ में भी हमको जाना है, ब्रिटिशर ने बोला साउथ में भी हमको जाना है। बंगाल में तो हमने एक के बाद एक फैक्ट्रीज एस्टैब्लिश कर दी है, लेकिन साउथ में भी हमको जाना है। तो साउथ में इन्होंने सेंट जॉर्ज बनाया, ठीक है। तो पहले तो बंगाल इनके पास आया, फोर्ट विलियम्स, ठीक है, कैलिकटा जिसको आज कलकत्ता बोला जाता है, तो वहां पे सतनती। तो ये बंगाल जो है इनके पास, सेंट जॉर्ज जो है, मतलब बंगाल इनके पास है। और फिर मद्रास में इन्होंने सेंट जॉर्ज बनाया 1639 में। फिर फैक्ट्री को अगेन 1642 में इट वाज ओपनड इन 1642। अब कंपनी को बॉम्बे मिला 1668 में, फ्रॉम चार्ल्स टू किंग ऑफ इंग्लैंड। वही मैंने बताया ना कि जो यहां पे आप समझिए कि पुर्तगाली डर गए, और पुर्तगालियों को यह लगा कि भाई देखो ऐसा तो चलेगा नहीं, और हमको इंग्लैंड के साथ कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने शादी करवा दी पुर्तगाली प्रिंसेस कैथरीना ब्रगेंजा की चार्ल्स टू से, ठीक है। इनसे शादी करवा दी और दहेज में पूरा बॉम्बे दे दिया कि भाई आप हमसे शादी कर लो, ये हमारी महारानी है कैथरीन ब्रगेंजा, ये आपके साथ रहेंगी, और बदले में दहेज में हम आपको पूरा का पूरा बॉम्बे दे रहे हैं। बैठे बैठे ब्रिटिशर को पूरा का पूरा बॉम्बे मिल गया, पूरा का पूरा बॉम्बे, बैठे बैठे इनको पूरा का पूरा ये मिल गया। बोला कि वाह क्या बात है भाई, ससुराल हो तो ऐसा। पुर्तगालियों को लगा चीजें सही हो जाएंगी, लेकिन चीजें सही नहीं हुई, ठीक है। ब्रिटिशर ने फिर भी भगा भगा के मारते रहे। खाली गोवा, दमन, दीव, यही 3 जगह पुर्तगाली जो है वो सिमट के रह गए थे, और धमका भी दिया था ब्रिटिशर ने, यहां से अगर पैर अगर बाहर निकलना कूट देंगे। बोला कि हाँ हाँ ठीक है, नहीं निकालेंगे जैसा आप कहेंगे। तो फिर उन्होंने वही 1661 एज द पार्ट ऑफ डाउरी इन 1651, फिर हुगली में फैक्ट्री, फिर कैलकाटा में, कासिम बाजार में, एक के बाद एक जहां जहां पुर्तगालियों की फैक्ट्री थी, ब्रिटिशर ने फैक्ट्रीज लगाना शुरू कर दिया। बंगाल में ब्रिटिशर की पैठ जम गई। बंगाल में ब्रिटिशर की वो एंट्री हुई है कि पूरा का पूरा बंगाल इनके पास। इसी दौरान 1664 में आते हैं फ्रांस की बात दोस्तों हम अगले पार्ट में करेंगे। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, उनके साथ क्या हालात रहे, वो साउथ में आए। एक सवाल पूछा गया था कि फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी दोनों ही साथ में आए, लेकिन वो क्या रीजंस थे जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बाजी मार ली। उसका रीजन एक ही था, बंगाल एक हाईली फर्टाइल रीजन था, रिसोर्सेज की वहां पे बिल्कुल भी कमी नहीं थी। ऊपर से वो सीधा बे ऑफ बंगाल का एक्सेस था, तो बहुत ही ज्यादा स्ट्रेटेजिक लोकेशन थी बंगाल, और पैसे की भी ज्यादा कमी नहीं रहती थी, और बहुत ही ताकतवर एक साम्राज्य था बंगाल सल्तनत। ओके, तो ये चीज है। फिर उसके बाद हम ये देखते हैं कि 1702 में मैंने बताया ना कि 1688 में 1688 में इंग्लैंड में रेवोल्यूशन आ गया। तो जितनी भी ये छोटी मोटी कंपनीज थी, इन सबको मर्ज करके एक कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी बनाया गया। तो ईस्ट इंडिया कंपनी जो बनाया, ईस्ट इंडिया कंपनी, इसका जो नाम है यूनाइटेड कंपनी मर्चेंट्स ऑफ इंग्लैंड ट्रेडिंग इन द ईस्ट इंडीज, ये भी हो गया था। तो अब वही है, मतलब ईआईसी का अब प्रॉपर उदय हो गया है, ईस्ट इंडिया कंपनी, अब हम इसको बोलेंगे। तो ईस्ट इंडिया कंपनी अपने ट्रेड को एक्सपैंड किया भारत में, और उसके बाद फिर बहुत सारे कंसेशंस जो है वो लोकल किंग्स ने इनको दिए। आप समझिए कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी आई, ठीक है, तो इनको मनसबदारी दी गई थी कि तुम हर जगह ट्रेड करो। मनसबदारी मैंने बताया ना कि मनसब मेडिवल हिस्ट्री में बताता ना, ये एक रैंक होती थी जाट और सवार की, ठीक है, जाट और सवार की, कि ये पर्सनल तुमको सोल्जर्स कितने मिलेंगे और कितने घोड़े तुमको मिलेंगे। तो जितने ज्यादा घोड़े, जैसे 8000, 5000 के मनसब, 5000 जाट सवार, तो आपको रैंक 1, मतलब सबसे ऊपर रैंक। आप वैसा समझ लो कि मनसब मुगल अकबर लेके आए थे मनसबदारी सिस्टम। तो मनसब में आप ऐसे समझो कि
दो इंसान हैं, ठीक है। अब एक इंसान को बहुत सारी चीजें दी हुई हैं, तुम्हारे पास इतने सारे घोड़े हैं, तुम इतने लोगों को कमांड करोगे तो तुम्हारी रैंक ज्यादा होगी। दूसरा इंसान को कम अगर फोर्स दी गई है, तुम इतने घोड़े को कमांड करोगे, इतने इन्फेंट्री, तो वो उसको कम पोस्ट दी गई। तो आप समझिए कि इतने ज्यादा भाने लगे थे यहां पे ब्रिटिशर मुगल्स को कि इनको 400 जाट दे दिए, यानी कि मनसबदार एक तरीके से इनको बना दिया। ही वो देवर ग्रांटेड अ मनसब, ठीक है। उसके बाद फिर वही है कि जहांगीर ने, ये तो खैर उसकी बात है, जहांगीर ने फिर पूरी की पूरी तो मैं बता ही चुका हूं, यहां पे परमिशन दे दी कि सूरत में आप जो है वो फैक्ट्री बना सकते हो। फिर उसके बाद जमींदार ऑफ द विलेज सतनती कालीकता, कालीकत जो है ये वही कैलकाटा, आज का जो कैलकाटा ना कोलकाता, यहां पे इन्होंने फोर्ट विलियम बनाया। यहां पे बहुत ही खूबसूरत बना हुआ है, आप देखिएगा जरूर जब भी कलकत्ता जाएं। फोर्ट विलियम बनाया, ये सेंटर ऑफ ट्रेड था, सेंटर जो था, सेंटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन यहीं से। और गोविंदपुरी 1698 में जैप चरनोक ने सतनती में फैक्ट्री स्टैब्लिश की। और इसके बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज रही, यही सतनती को फोर्ट विलियम 1700 में बोला गया। अब ये जो 1700 में, अब देखिए यहां पे किले स्टैब्लिश होने लगे हैं भाई। किले का कंसेप्ट मैंने बताया था ना, जहां पे फोर्ट स्टैब्लिश होंगे शुरू, तो वहां पे एडमिनिस्ट्रेशन बदल जाएगा। यानी कि अब वो सिर्फ एक कोई ऐसी ट्रेडिंग कंपनी नहीं है, अब वो एक एडमिनिस्ट्रेटर हो गई है। वहां पे अब ये अपनी आर्मी बैठाएंगे। किले का मतलब ये था ना कि देखिए इन्होंने तो बोला था कि भैया देखो ऐसा है कि हमारे यहाँ रेड पड़ जाती है, लूट के ले जाते हैं, हमको बचने के लिए किलों की स्थापना करनी जरूरी है। तो भाई मुगल्स ने बोला ठीक है कर लो भाई, कोई बात नहीं, गरीब लोग हैं बेचारे। लेकिन यही गरीब लोग बहुत शातिर थे, इन्होंने फोर्ट बनाए और उसके बाद अपनी आर्मी बैठा ली यहाँ पे। तो अब ये लोग इसी आर्मी से बहुत, आर्मी मतलब नेवी, नेवल फोर्सेज और इन्फेंट्री, लोकल्स को रिक्रूट कर लिया। यही अब देखिए नाक में दम कैसे करते हैं। नाक में दम ऐसे करेंगे, ये आप देख सकते हैं, ये मैंने पुर्तगाल का बनाया, देखिए पुर्तगाल की कैपिटल है लिस्बन। तो ये अब ये सब, ये है केप ऑफ गुड होप, ये है ना, ये है केप ऑफ गुड होप। ये 1487 में बार्थोमेल डियाज ने इसको फाउंड किया था, लेकिन इसके आगे नहीं जा पाया था। तो पहले जो वास्को ड गामा थे वो होते हुए यहां पे आए, उसके बाद फिर ये सब पूरा अफ्रीका, ये मोगादिशु, मलिंदी, ये सब ट्राइब्स थी। वास्को ड गामा का बड़ा अच्छा वेलकम किया, लेकिन ये वास्को ड गामा, ये जो यूरोपियंस थे ना, ये पागल थे, ये इतने खूंखार थे ना, ये बेचारी जो लोकल ट्राइब्स इनको ग्रीट करती थी ना, उन्हीं को ही खत्म कर देते थे ये। तो ऐसे लोग थे। और उसके बाद फिर यहां पे कैलिकट आई है, ओके। साउथ में आप देख सकते हैं फैक्ट्रीज, ये मासुलीपट्टनम हो गया, फिर उसके बाद पुलिकस 1626 में, सेंट जॉर्ज में फैक्ट्री जो है, मद्रास रिप्लेस मासुलीपट्टनम। साउथ में मद्रास प्रेसिडेंसी, यानी कि बंगाल, समझ गए बंगाल में कैसे आए। मद्रास में इन्होंने अपनी फैक्ट्री मासुलीपट्टनम में बनाई, लेकिन बाद में मद्रास ने रिप्लेस कर लिया एज एन हेडक्वार्टर। तो इधर बंगाल, मद्रास और बॉम्बे प्रेसिडेंसी। बॉम्बे कैसे मिला? दहेज में। तो वो सब कुछ इनके पास आ गया। ईस्टर्न इंडिया में बंगाल, बिहार, उड़ीसा, आप देख सकते हैं कोरमंडल वर प्लेस्ड अंडर द कंट्रोल ऑफ द प्रेसिडेंट, काउंसिल ऑफ फोर्ट सेंट जॉर्ज। अब अच्छा एक चीज याद रखिएगा कि फरमान से जारी किए जाने लगे। भाई मुगलों ने फरमान जारी कर दिया, और ये गोलकुंडा के राजा ने भी फरमान जारी कर दिया कंपनी को, ठीक है, कि भाई आप बिल्कुल आओ, आप जो गोलकुंडा का किंगडम है, आप एकदम जबरदस्त तरीके से ट्रेड कर सकते हो, आपको कोई भी नहीं रोकेगा। बस हमको 500 पगोड़ास पेमेंट होती थी हर साल, आप हमको इतने पैसे देते रहो, 500 पगोड़ास देते रहो, बाकी आप ट्रेड करो। सब यही था ना कि ब्रिटिशर, उस समय पता नहीं था ना कि ब्रिटिशर कर क्या लेंगे। भाई देखिए, अब आपके मोहल्ले में एक आदमी आया है, उसने बोला कि भाई हमको ट्रेड करना है, हम आपको पैसे देते रहेंगे, हर घर को पैसे देंगे, कौन मना करेगा? कुछ नहीं करना है आपको, बैठे बैठे पैसे आ रहे हैं, मेहनत उनकी, पैसे आप खा रहे हैं। लेकिन वो इंसान क्या करेगा? पैसे की ताकत बहुत बड़ी होती है, वो इंसान गड़बड़ करेगा, आपको पता थोड़ी ना होगा कि वो मेरे पूरे मोहल्ले पे कब्जा करके बैठ जाएगा। तो यही प्रॉब्लम थी। अब बहुत सारे लोग जो हैं वो अपोज भी करने लगे। ये अपोजिशन जो था, ये भारत के मार्केट में भी था और इंग्लैंड में भी था। इंग्लैंड मर्चेंट जो थे, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी का मोनोपोली हो गई और कोई कंपनी चल ही नहीं सकती। हर कोई, भाई ईस्ट इंडिया कंपनी भले ही एक प्राइवेट कंपनी थी, लेकिन आप ये समझो कि ईस्ट इंडिया कंपनी पे भरोसा सरकार का सबसे ज्यादा था, ब्रिटिशर का सबसे ज्यादा था कि हम इन्हीं और भी बहुत सारी कंपनी चल रही थी, लेकिन उन पे कोई पैसे ही नहीं लगाता था कि तुम इस काबिल ही नहीं हो। तो अब लोगों में बहुत ज्यादा जलन भी मचने लगी, जो वहां पे, ये तो भारत में भी प्रॉब्लम शुरू हुई और इंग्लैंड में भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स होनी शुरू हो गई, ठीक है। तो वही चीज है। फिर ये आपको, ये मैं बता ही चुका हूं, ये बॉम्बे दे दिया था, ठीक है, 1662 में एज ए डाउरी।
ये बहुत इंपॉर्टेंट रहा, ये इवेंट मैं आपको बताता हूं, ठीक है। तो ये आप समझ गए कि 1700 तक एक के बाद एक ब्रिटिशर ने फैक्ट्रीज बनाई। अच्छा 1715 में क्या हुआ, बहुत बड़ी चीज, यहां पे जॉन सरमन थे और एक डॉक्टर थे, डॉक्टर विलियम करके। इन्होंने क्या किया, फर्रुखसियार जो थे, फर्रुखसियार उस समय बंगाल का रूलर, फर्रुखसियार राज कर रहे थे, ये बीमार पड़ गए। वो डॉक्टर साहब ने इनका इलाज कर दिया, ये ठीक हो गए। ये इतना ज्यादा खुश हो गए कि इन्होंने बोला कि बताओ क्या मांगते हो, तुम जो मांगोगे। कहते हैं ना कि दुनिया के सबसे गलत फैसले वो होते हैं जो आप भावनाओं में आके लेते हैं। तो भावना इनकी इतनी ज्यादा हो गई कि इन्होंने बोला क्या मांगते हो। उन्होंने बोला कुछ नहीं, डॉक्टर विलियम हैमिल्टन नाम था, कुछ नहीं, आप हमको एक काम करो, आप हमको फरमान दे दो। यही फरमान मुगल्स गोलकुंडा ने दिया था, लेकिन यह फरमान अलग था। इस फरमान को मैग्ना कार्टा ऑफ द कंपनी बोला जाता है। 1717 में यह जारी किया गया था। आप ये समझिए, ये जो फरमान था 1717 का फर्रुखसियार, इसने पूरी पॉलिटिक्स चेंज कर दी। इस फरमान में यह बोला गया ब्रिटिशर कहीं पे भी ट्रेड कर सकते हैं, कैसे भी ट्रेड कर सकते हैं, कितनी भी फैक्ट्रीज लगा सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं। लोगों का दिमाग खराब हो गया, लोगों का दिमाग खराब हो गया कि यार हम इतने समय से यहां पे हैं, तुम्हारा दिमाग खराब है। ये क्या करते थे, इसी फरमान की फोटो कॉपी कर करके सबको देना शुरू कर दिया इन्होंने। ब्रिटिशर ने ये फोटो कॉपी कर करके सबको चिपकाया कि ये लो तुमको, तुम इस, उस समय कौन पकड़ता था जाली क्या है। खूब इन्होंने ट्रेड किया, इतना पैसा कमाया और इतनी फैक्ट्रीज लगाई कि क्या बताएं। तो ब्रिटिश जो है दे कैन रेंट एडिशनल टेरिटरी अराउंड कोलकाता, कलकत्ता के अराउंड जहां पे इनकी मेन फैक्ट्रीज थी, एडिशनल टेरिटरी ले सकते हैं और वहां पे जो करना है ये कर सकते हैं। तो अब कंपनी ने अपना तक्षाल बना लिया बॉम्बे में, कंपनी ने अपनी करेंसी चला दी कि भाई बड़ी चीज के लिए तो पैसे की जरूरत पड़ेगी ना। इतनी ज्यादा ताकत, मतलब एम्पायर विद इन दी एम्पायर, बंगाल के अंदर ही एक इतना बड़ा एम्पायर खड़ा हो गया कि क्या बताएं। और बॉम्बे को 1720, क्योंकि वहां पे तक्षाल था, देखिए 1717 में फरमान जारी होता और 3 साल बाद बॉम्बे को पूरा फोर्टिफाई कर दिया गया, पूरा किला बना दिया गया। खेल खत्म, पैसा हजम, गए, अब टाटा बाय बाय, गया, खत्म। ओके, तो अब देखिए, अब ये ट्रेडिंग कंपनी थी, लेकिन अब पॉलिटिकल पावर हो गई है, कमर्शियल बॉडी रही है। मिड 18th सेंचुरी में ट्रांसफॉर्मेशन हुआ था इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी फ्रॉम अ ट्रेडिंग एंटरप्राइज टू अ पॉलिटिकल पावर। 1705 के बाद मुगल्स का डिक्लाइन शुरू होता है। 1717 में इनको फरमान मिल गया, मुगल्स कुछ नहीं किए। मराठा एक बहुत बड़ी ताकत थी, लेकिन वो भी कुछ नहीं बोली, किसी को नहीं पता था। हम ये देखते हैं कि ये जो थे ब्रिटिशर, अब ये अंदर की पॉलिटिक्स में हस्तक्षेप करेंगे। यहां पे अब इनको पहला मौका दिखेगा कि हम हराएंगे इनको, और ये हराने का काम होता है 1757 में, जिसकी बात हम करेंगे अगली बार, अगले लेक्चर में बैटल ऑफ प्लेसी, कार्नेटिक और हम कार्नेटिक वॉर्स और हम बैटल ऑफ बक्सर के बारे में जानेंगे। तो यहां पे जो बंगाल के नवाब थे, इनके बीच में राइवलरी जो है वो बढ़ती जा रही थी, और ये 1757 में हुआ अल्टीमेटली। भाई सिराजुद्दौला एक यंग थे, लेकिन वो समझ गए कि भाई बहुत प्रॉब्लम है, ये लोग हमको बेवकूफ बना रहे हैं, कट रहा है हमारा एक तरीके से, तो बस हम और ये नहीं समझे सहेंगे और अब हमको इनके खिलाफ लड़ना ही होगा। लेकिन भाई वो लड़ना भी क्या था 1757 में, बुरी तरीके से बैटल ऑफ प्लेसी में 1757 में ब्रिटिशर ने बंगाल के नवाब को हराया। मैं फिर से बता रहा हूं कि इसकी हम इसमें तो बात नहीं करेंगे, हम बैटल ऑफ प्लेसी की बात करेंगे अगले में कि 1757 में क्या हुआ, ठीक है। और पॉइंट्स हम देख लेते हैं, देख लीजिए कि मैंने पीपीटी काफी बदल दी है पॉइंट वाइज। अब कंपनी को ज्यादा पैसे की भी जरूरत थी ताकि वो अपने ट्रेड को मेंटेन कर सके, पेन गिर जाता, और ट्रूप्स को भी मेंटेन कर सके। ट्रेड और ट्रूप्स के लिए इनको ज्यादा पैसे की जरूरत थी। तो भाई अब वही है कि भाई टेरिटरी को ज्यादा से ज्यादा एक्वायर करो, और ये टेरिटरी एक्वायर करना बहुत आसान हो गया था। भाई फर्रुखसियार ने तो वो तो
फरमान जारी करके चले गए, लेकिन धीमे धीमे ब्रिटिशर, अच्छा ये जमीन पसंद है, चलो इसको ले लो। कहां ले रहे हो जमीन भैया, तुम्हारी नहीं है, अच्छा अभी दिखाता हूं, ये फरमान है मेरे पास, ओ अच्छा ओके ओके। जहां पे भी जाते थे टेरिटरी एक्वायर्ड, फरमान दिखाते थे, खेल खत्म। तो अब यहां पे लोगों का गुस्सा जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ने लगा। तो ये जो कंपनी का इंटरेस्ट था बंगाल को जो इन्होंने जीता, ये दो फोल्ड प्रोटेक्शन, पहली बात तो ट्रेड, और बंगाल के रेवेन्यू पे इनका पूरा का पूरा कंट्रोल आ गया था। वैसे भी भाई अजमेर, मांडू, इलाहाबाद तो इनके पूरा कंट्रोल में आ ही गया था, यहां से तो ये जो ट्रेड है वो कर ही सकते थे, ठीक है। बाकी ये ट्रेडिंग कंपनीज, ठीक है, डच ईस्ट इंडिया कंपनी 1602 में। अब इनका सदर्न और ईस्टर्न कोर्ट्स, ये कंपनी इतनी बड़ी नहीं बन पाई और बंगाल रीजन में था। स्पाइस ट्रेड को ये ज्यादा बल देते थे। ये भी इंडोनेशिया गए थे, साउथ ईस्ट एशिया में इन्होंने बहुत ज्यादा ट्रेड किया मसालों में, साउथ ईस्ट एशिया से, और उसके बाद फिर यहां पे भारत आए। डैनिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1616 में। अब ये भी कि इंडियन पोजीशन भी ट्रैंकोबार इन तमिलनाडु, यहां पे सेरमपुर इन बंगाल, ग्रेट प्रॉस्पेरिटी इन इंडिया अंटिल द एडवांस ऑफ ब्रिटिश पावर। डैनिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में आपको एक बात बताता हूं। डैनिश जो डेनमार्क वाले थे सबसे अच्छे थे, आपको पता है, ये लोग इतने अच्छे थे कि लोग इनको बहुत पसंद करते थे, और जो अच्छा होता है वो ज्यादा टिकता नहीं है। तो बैटल ऑफ बडेरा में इनका भी काम तमाम कर दिया गया। लेकिन सबसे अच्छे जो थे वो डैनिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी ये 1664 में आई, ट्रेडिंग पोस्ट 1675 में पहला, और उसके बाद इन्होंने प्रिंसिपल इंडियन बेस बनाया पौंडीचेरी में। पौंडीचेरी, माहे, यनम, करायकाल, ये सब ब्रिटिश फ्रेंच के जो थे वो पोस्ट थे। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की राइवलरी की बात हम अच्छे से करेंगे अगले पार्ट में, ठीक है। ये है, ये मैप आप देख सकते हैं, ये है सेरमपुर बंगाल, ये है कलकत्ता। तो यूरोपियन ईस्टर्न ट्रेड जो एशिया से हुआ, उसमें एक नया फेज जो है वो शुरू हो गया। सबसे पहले तो ये जो ट्रेड रूट डेवलप किया ड्यूरिंग द 16th 17th सेंचुरी, तो ये इसने काफी अच्छा काम किया, लेकिन अगेन जो बेसिक प्रॉब्लम थी ना वो सॉल्व ही नहीं हुई। जो ट्रेड था इंडिया और वेस्ट का, अभी भी वो दिक्कत कर रहा था। इंडियन गुड्स वर इन फार ग्रेटर डिमांड इन यूरोप देन वर यूरोपियन गुड्स। यही तो दिक्कत थी ना, यही दिक्कत थी भाई। आपने ट्रेड रूट निकाल लिया, मैंने क्या बताया, बुलियंस का कंसेप्ट, बुलियंस का कंसेप्ट, इसको उल्टा करना था। मतलब गोल्ड और सिल्वर तो तुम हमको दे रहे हो, भारत अपने प्रोडक्ट जो है वो यूरोप में भेज रहा है, गोल्ड एंड सिल्वर आ रहे हैं, इसको उल्टा करना है। तो हमने ट्रेड रूट तो बना लिया, लेकिन बेसिक प्रॉब्लम तो यही थी ना, यूरोप के पास ज्यादा पैसा आना चाहिए, गोल्ड एंड सिल्वर यूरोप के पास आना चाहिए, ये नहीं सॉल्व हो रही थी, और ये सॉल्व करेगा ब्रिटिशर। तो आप देख सकते हैं कि मर्चेंट प्रॉफिटेड हैंडसमली थ्रू द सेल ऑफ इंडियन गुड्स व्हिच वर ऑफ बोथ बेटर क्वालिटी एंड लेसर प्राइस। भाई कम दामों में इतनी शानदार क्वालिटी, गजब। तो इसीलिए यूरोप में अगर एक भारत का सामान है और एक यूरोप का, ब्रिटिश का सामान है, तो वो कोई नहीं खरीदेगा, सब भारत का सामान खरीदते थे, एक तो कम दामों में और क्वालिटी कमाल की। द रिजल्ट वाज बोथ द प्रोड्यूसर्स हु वर अनेबल टू मैच आइदर द प्राइस, आई एम रियली सॉरी, द रिजल्ट वाज बोथ अ ड्रेन ऑफ बुलियन from Europe to India as well as stiff competition for European producers who were unable to match either the price or the quality of Indian goods। वही मैंने बताया ना कि बुलियंस, यूरोप जो है वो इतने सिल्वर एंड गोल्ड जो है वो भारत को बेच रहा था, तो वो भी परेशान हो गया था। एक तरीके से ड्रेन ऑफ वेल्थ हो रही थी। बाद में भारत की ड्रेन ऑफ वेल्थ होगी। दादाभाई नायरोजी ने ये थ्योरी दी थी, किताब भी लिखी थी, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। तो उसमें ड्रेन ऑफ वेल्थ का कंसेप्ट समझाया था ना, यही बुलियन का कंसेप्ट वहीं से ही, कि भाई ये चक्री उल्टी कर दी यूरोप ने। तो पहले तो यूरोपियन बहुत ज्यादा पैसा दे रहा था और यही इनको फूटी आंख नहीं सुना रहा था कि ऐसा कैसे हो गया। ओके, तो ये जो थी, दिस pattern was changed by 1650 when the power of the old guard British royalist merchants was broken and new class of merchants were controlled over the company। तो वही है ना कि ये पहले क्या था कि पहले जो इंडिविजुअल्स थे, जो बिजनेसमैन थे, वो भारत में आते थे और यहां से भारत से सामान उठा के ब्रिटिशर में बेच देते थे।
उससे क्या होता था कि भारत के पास पैसा आता था और उस इंडिविजुअल को पैसा मिलता था। यूरोप की वेल्थ ड्रेन हो रही थी, ब्रिटिश की वेल्थ ड्रेन हो रही थी। लेकिन जब कंपनी आई, सारे के सारे मर्चेंट्स एक साथ आ गए, तो इन्होंने इस चक्री को 1650 आते आते उल्टा कर दिया। देखिए, कहते हैं ना कि अगर आपको अपनी दबदबा बढ़ाना, जैसे एप्पल की फैक्ट्री अब देखिए भारत में लग रही है, एप्पल जो फोन असेंबल करेगा भारत में करेगा, मारुति फैक्ट्री भारत में, तो आप भारत में फैक्ट्री लगाओ ना। तो यही इन्होंने करना शुरू किया। इससे हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्री भी बर्बाद होगी, डोमेस्टिक इंडस्ट्री पूरी खत्म हो जाएगी। ठीक है, दे फॉलोड द पैटर्न सेट बाय द कॉलोनियल मर्चेंट्स इन अमेरिका कॉलोनीज एंड द वेस्ट इंडीज एंड sought to establish a network of colonies linking England, Africa and India in complicated network with the exchange of relationship। आगे देखते हैं। तो मुगल एम्पायर जो है वो डिक्लाइन हुआ। ठीक है, ये मैं आपको बता ही चुका हूं। पॉलिटिकल वैक्यूम जो है इट वाज फिल्ड बाय द रीजनल स्टेट, जैसे बंगाल, मुगल्स के डिक्लाइन होने के बाद बंगाल, हैदराबाद, भाई नवाब ऑफ बंगाल, नवाब ऑफ हैदराबाद, नवाब ऑफ अवध, सिख एम्पायर, मराठा किंगडम, ये सारे के सारे, नीचे डेक्कन सल्तनत, ये सारे के सारे उदय हुए ना, इनका उदय हुआ। तो एक तरीके से भारत बट गया। अब बटा हुआ भारत यूरोपियंस के लिए बड़ा बढ़िया रहेगा। बट दीज रीजनल पावर्स कुड नॉट प्रोवाइड लास्टिंग पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, रिजल्टिंग इनटू लस्टफुल चांस फॉर द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया टू एस्टैब्लिश टेरिटोरियल एम्पायर इन इंडिया। नाउ अ सेट ऑफ इंस्टीट्यूशंस एंड रेगुलेशंस वर रिक्वायर्ड टू रूल इंडिया थ्रू अ कॉलोनियल मैकेनिज्म। वही चीज है कि इतने बड़ा एम्पायर, भारत इतना बड़ा है, टेरिटरी इतनी बड़ी है भारत की, कि यहां हुआ क्या कि बट गए सब। अब अगर एक स्ट्रॉन्ग सेंटर नहीं होगा तो आप देश को चला नहीं सकते। बहुत सारे सेंटर्स ऑफ पावर आ गए, ब्रिटिशर ने इसका फायदा उठाया। यहां तक बात पहुंच गई थी, कुछ रूलर्स तो ब्रिटिशर का साथ दिए कि हम तो तुम्हारे साथ लड़ेंगे। अभी जब कैनेटिक वॉर्स में अगले पार्ट में समझाऊंगा तो उसमें मैं बताऊंगा कि कैसे इधर फ्रांस, साउथ के रूलर्स फ्रांस का साथ दे रहे हैं, नॉर्थ के रूलर्स ब्रिटिश का साथ दे रहे हैं। ऐसा हिसाब किताब हो गया था। और बाद में ब्रिटिशर, जिन्होंने ब्रिटिश का साथ दिया, बाद में ब्रिटिशर ने उन्हीं को मार के भगा दिया और पूरी पावर ब्रिटिशर के पास। तो इनके क्या 3 मेथड्स थे एक्सपैंड। सबसे पहले तो वॉर्स एंड कॉन्क्वेस्ट। भाई पहले तो ब्रिटिशर ने कंपटीशन को हटाया। 2 कंपटीशन थे ब्रिटिश के। सबसे पहले फॉरेन कंपटीशन, दूसरा डोमेस्टिक कंपटीशन। फॉरेन कंपटीशन में कौन था? फ्रांस। 1799 में फ्रांस का खेल खत्म और टीपू सुल्तान का भी खेल खत्म। हालांकि ये 1764 में ही खत्म हो गया था, थर्ड कार्नेटिक वॉर के बाद। इधर 7 ईयर वॉर भी चल रहा था, वो हम अगले पार्ट में अच्छे से समझाएंगे, अभी कंफ्यूज नहीं करेंगे। तो वॉर्स एंड कॉन्क्वेस्ट, ये एक युद्ध करते कहां थे? ये तो 2, 3, 4 युद्ध करते थे ना। युद्ध किया, ट्रीटी साइन की, फिर खेल खत्म। तो पहले तो उन्होंने फ्रांस को हराया, पुर्तगालियों को उन्होंने वैसे ही शांत बैठा दिया था। डच और डेनिश इतने ताकतवर थे ही नहीं, तो फॉरेन वाला कंपटीशन खत्म हो गया। उसके बाद डोमेस्टिक कंपटीशन, मराठा, मुगल्स, सिख और मैसूर, इन चारों को निस्तनाबूद करके ब्रिटिशर ने चीजें की। सब्सिडियरी अलायंस सिस्टम। सब्सिडियरी अलायंस सिस्टम क्या था कि ब्रिटिशर ये 1798 में ही लेके आए थे कि इसके तहत जो है हम आपको सब कुछ देंगे। इसको भी हम अभी आगे अच्छे से पढ़ेंगे। हम आपको सब कुछ मतलब क्या? हम आपको अपनी फौज देंगे, अपना एडमिनिस्ट्रेशन देंगे, बदले में आपको हमारा ख्याल रखना होगा और आप अपनी फौज नहीं बना सकते। मान गए इसका? एंड एनेक्शन ऑफ टेरिटरीज थ्रू द अडॉप्टेशन ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। ये सब हम बात करेंगे अगले पार्ट में। तो दोस्तों ये लेक्चर था रिलेशनशिप। ये चलिए, अच्छा ये आखिरी स्लाइड है मेरे ख्याल में, लास्ट ही स्लाइड है। यस, ये लास्ट स्लाइड है, तो हम इसको देख सकते हैं। यूरोपियन कंपनीज इन इंडिया वर कंपीटिंग विद ईच अदर। ये मैं आपको बता ही चुका हूं। देयरफॉर द रिलेशन दे एंजॉयड देमसेल्व्स ऑफ बीइंग कॉर्डियल्स। ठीक है, वही है ना, कंपटीशन बहुत ज्यादा था। पुर्तगाल, डच आपस में लोग भिड़े हुए थे, तो कॉर्डियल तो हो ही नहीं सकता। तो अब डच जो है दे वर डिस्प्लेस्ड द पोर्तुगीज। पुर्तगाली को तो सबने डिस्प्लेस किया, सबने मारा, डचों ने मारा एज मास्टर्स ऑफ द सीज अराउंड इंडिया इन 17th। फिर उसके बाद पुर्तगाली तो एकदम ही साइड में चले गए। अच्छा, डच को यहां पे ब्रिटिशर ने हराया और ब्रिटिशर ने फ्रांस को हराया। तो ये जो चेन थी ना, चक्री थी ना, ये चलती रही। अल्टीमेटली इसमें जो है वो ब्रिटिशर हुए। यहां पे ड्यूप्लीक जो थे, ये फ्रेंच के गवर्नर जनरल थे, ड्यूप्लीक्स ने फ्रांस को काफी ज्यादा ताकतवर किया, लेकिन एकदम से ड्यूप्लीक्स को हरा दिया गया। रॉबर्ट क्लाइव, अभी हम जब प्लेसी के बारे में बात करेंगे ना, तब हम रॉबर्ट क्लाइव के बारे में अच्छे से समझेंगे। ठीक है भाई, ये क्लर्क थे, क्लर्क। आप समझिए कि रॉबर्ट क्लाइव क्लर्क इंसान सोचिए कि भारत में क्या है, भारत में ऐसा है ना कि जो छोटी पोस्ट पे होता है उसको एकदम भी मौका नहीं दिया जाता। रॉबर्ट क्लाइव क्लर्क था, उसने बोला कि आप एक मौका मुझे देके देखो। ब्रिटिशर में ना ये भाई उन्होंने काबिलियत की इज्जत की। अगर आप काबिल हो तो आप कुछ भी कर सकते हो। तो
काबिलियत की इज्जत यहां पे ब्रिटिश ने की, बोला कि आओ ठीक है आ जाओ, तुम्हारे अंदर काबिलियत है, तुम साबित करके दिखाओ। साबित कर दिया रॉबर्ट क्लाइव ने, पूरा का पूरा बंगाल जीत लिया उनके साथ 1757 में, और युद्ध से नहीं चालाकी से। हम बात करेंगे दोस्तों, तो आई होप अराइवल ऑफ यूरोपियन कंपनीज आपको समझ में आ गया होगा, यूरोपियन कंट्रीज आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा, अगले पार्ट में हम कुछ सवाल डिस्कस करेंगे, और अगला पार्ट जो काफी लड़ाई भरा होगा तो वो देखेंगे, और ये YouTube पे इसके बाद मैं लेक्चर्स अपलोड नहीं करूंगा। ये अगला जो लेक्चर है वो आएगा परसों। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। इधर से सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।